नमस्कार मंडळी, मी निशांत आवळे आणि निवडक उद्यमीच्या या आठवड्याच्या पॉडकास्टमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. आज तुम्हाला स्क्रीनवर सौमित्र सर आणि माझ्या बरोबर एक व्यक्ती दिसतील, मिस्टर राकेश नंदा. ते आज आपल्याशी संवाद साधणार आहेत आणि राकेश नंदा सर काय आहेत, त्यांनी काय केलं आणि आपण आज त्यांना इथे कशासाठी आमंत्रित केलंय, ते थोडक्यात सांगतो. गेले 3-4 महिने, आय गेस 3-4 महिने आधी सौमित्र सरांनी राकेश नंदा सरांबद्दल मला माहिती दिली होती. त्यांचे संबंध आहेत BYST पासूनचे. आणि फ्रँचायझी मॉडेल, हा जो काय एक व्यवसाय स्केल करण्याचा प्रकार आहे, त्यातले शोधून नाही सापडणार अशी ही तज्ज्ञ व्यक्ती जी आज आपल्यासाठी इथे आपल्या विनंती खातर आलेली आहे. तर हा एक भाग, कारण स्वतः सौमित्र सर पण बऱ्याच वेळेला त्यांच्या मेंटरिंग मध्ये फ्रँचायझी मॉडेल बद्दल लोकांना सांगतात. मी हे ऐकून आहे. आणि त्या हिशोबाने काही पुढे करता येईल अशा चर्चा झाल्या होत्या आणि त्यात राकेश नंदा सरांबद्दलची सौमित्र सरांची माहिती आणि त्यांनी मला सांगून ठेवलं होतं की कधीतरी वेळ मिळेल तेव्हा आपण त्यांना आमंत्रित करूया. आणि आज तो दिवस उजाडलाय. थोडक्यात राकेश नंदा सरांबद्दल माहिती देतो. त्यांचं ते इंजिनियर आहेत. पुढे MBA आणि ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन मटेरियल मॅनेजमेंट, ह्या सगळ्या पदव्या त्यांनी प्राप्त केल्या. एंटरप्राइज डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ह्या त्यांची INS हमला मुंबई इथून 1989 साली त्यांनी पदवी घेतलेली आहे. पुढे डिफेन्स मॅनेजमेंट कोर्स इन नेव्ही या क्षेत्रातलं त्यांचं पदव्युत्तर शिक्षण आहे. 1994 साली त्यांनी पदवी घेतली. 25 वर्ष त्यांनी भारतीय नौदलात सेवा बजावली आहे. आणि त्याच्यानंतर जवळपास 20 वर्ष ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या दोन देशांमध्ये फ्रँचायझी संदर्भातलं किंवा ऑपरेशन्स म्हणून बर्गर, पिझ्झा, व्हॅक्युम क्लीनर या वेगवेगळ्या प्रॉडक्ट आणि क्षेत्रात त्यांचं काम राहिलेलं आहे. ते कन्सल्टंटही आहेत. ऑस्ट्रेलियामधल्या रिटेल फूड ग्रुपला त्यांनी कन्सल्टन्सी केलेली आहे. भारतात फ्रँचाईज असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि बरिस्टा कॅफे यांना त्यांनी कन्सल्टन्सी दिलेली आहे. बऱ्याच वेगवेगळ्या संस्थांचे ते मेंबर आहेत. ऑकलंड मधल्या चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडियन डायमंड इन्स्टिट्यूट, ऑल इंडिया मॅनेजमेंट असोसिएशन, इन्स्टिट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनियर्स, BYST मधल्या बजाज ऑटो मेंटर, असा एकदम व्हेरीड डायव्हर्सिफाईड त्यांचा अनुभव राहिलेला आहे. पण मेजॉरिटीने जे त्यांनी काम केलेलं आहे ते वेगवेगळ्या लार्ज शृंखला, आपण म्हणतो लार्ज चेन ऑफ फूड रेस्टॉरंट बिझनेसमध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड मध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे आणि सक्सेसफुली त्या रन करून दाखवलं. त्यामुळे फ्रँचायझी मॉडेलने व्यवसाय वृद्धिंगत करणे या विषयावरती अजून शोधून तज्ञ आम्हाला सापडला नसता. तर आज राकेश नंदा सर आहेत. सर, वेलकम. थँक्यू व्हेरी मच फॉर यू टेकिंग टाइम आउट फॉर अस. मी सौमित्र सरांना जरा विनंती करतो की त्यांचे राकेश नंदा सरांशी कसे संबंध आले आणि मग पुढे त्यांनी मुलाखतीलाही सुरुवात करावी. थँक्यू. थँक्यू. निशांत, छान तू नेहमीप्रमाणे ओळख करून दिलीस. आणि मित्रांनो, तुम्हाला सांगायला थोडंसं असं मला वाटतंय, नंदा सरांबद्दल मी सांगतोच. त्याच्या आधी एक गोष्ट सांगतो की आम्ही कोणताही तज्ञ बघतो. सर जी अभी थोड़ा सा हिंदी बात करते हैं तो आपको भी थोड़ा पता चल जाएगा. हाँ, नहीं मेरे को मला माहिती है. नहीं, थोड़ा सा सांगतो कि That's ये जो हम लोग जो निवडक उद्यमी जो ग्रुप है ना, हियर वी आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द पीपल whom we invite. And it is not just for the sake of filling one session of podcast. It is very very clear. हम लोग उसके पीछे काफी काफी सारा उसके पीछे एफर्ट लेते हैं और प्रमोशन से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन पे ज्यादा एफर्ट लेते हैं. ठीक है कि ये हम लोग बोलते हैं कि एक कंसिस्टेंट सोर्स उपलब्ध रहे. जैसे हमारे ज्ञानेश्वरी है, गीता है, उस तरह से उद्योजक जो है नए नए में से आ रहा है, उसके लिए काफी ये सोर्स अच्छा होता है. तो इसके पीछे निशांत मेरे पीछे बहुत काम करते हैं. व्हेन वी सोर्स एन एक्सपर्ट, सो ही गेट्स इन टच विथ द एक्सपर्ट्स, ही टॉक्स टू देम एंड ही डज इट. सो
उसने काफी थोड़ा सा आसान काम कर दिया, मैं भी काफी काम करता हूँ, वो भी काम करते हैं, ऐसा कुछ एक दूसरे के भला भला करने का ये तो बात नहीं है इसमें। जस्ट लोगों को बोल रहा हूँ कि किस तरह से फिल्टर्ड कंटेंट लोगों के सामने आ रहा है, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल। सेकंड Right. चीज, नंदा सर के बारे में बोलना है। निशांत तुझा स्पॉटलाइट फक्त आता थोडा वेळ बाजूला हा. करू हाँ? तो नंदा सर के बारे में बोलना है तो हाउ आई गॉट विथ हिम is that in one of the sessions from BYST is Bharati Yuva Shakti Trust. We are trying to help entrepreneurs to get them mentoring and all that. तो वहाँ पर नंदा सर भी एक बार मेंटर बोल के आए थे, और मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात होगी ये। तो तब से आई वॉज अ फैन ऑफ हिम मेनली बिकॉज हिज पर्टिकुलरनेस इन एनीथिंग। और अगर आप उनको देखेंगे तो उनका हेल्थ देख के आपको चकाचौंध हो जाएंगे आप, हाउ ही इज सो फिट। सो ही इज वेरी पर्टिकुलर, रोज 3 घंटा एक्सरसाइज कर रही है, ये बाकी छोड़ के बोल रहा हूँ आपको मैं। ही इज वेरी पर्टिकुलर, ही इज ए पक्का पेट्रियट, पक्का देशभक्त बोलते हैं ना उसको। तो ही इज अ पक्का देशभक्त। एंड उनसे अगर मैंने जो कहानी सुनी उनके उनसे, हम लोग एक बार डिनर लंच पे मिले थे, तो उनसे कहानी सुनने के बाद मैं देखा है कि ये हैज गॉन थ्रू ऑल द एंटरप्रेन्योरशिप्स, ऑल डोल्ड्रम्स, रोलर कोस्टर सब उन्होंने किया हुआ है। सो ऐसा मत सोचिए कि भाई जॉब वाला बंदा है तो जॉब ऐसे ही जॉब टाइप रहेगा, तो बिल्कुल ही नहीं। जॉब वाले बंदे शर्मा जाएंगे, इतना उन्होंने रोलर कोस्टर राइड दिया हुआ है। एंड स्टिल एट द एज ऑफ आई थिंक 65, राइट सर? 74. 74। ओके, तो यू कैन लुक एट हिम। मैंने 9 साल खाली कम कर दिया उनको। तो यू कैन लुक एट हिम एंड हाउ ही इज एंड हाउ यंग ही इज एट हार्ट। तो दैट वाज रियली टू गेट हिम फ्रॉम। लेकिन आज मैं बात करना चाहूंगा पर्टिकुलरली, जो कि हम लोग का निवडक का जो सब्जेक्ट रहता है, कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमेन बाय इटसेल्फ, है ना। तो मैं आपको एक फ्रेंचाइजिंग में का जो फ्रेंचाइज देने वाले बंदे हैं ना, उनके तरफ से फ्रेंचाइज लेने वाले बंदे बहुत से मिल जाते हैं। मैंने ये लिया, मैंने बंद किया, मैंने ये लिया, बंद किया, ये किया, चालू किया, सक्सेसफुल किया। तो फ्रेंचाइज देने वाले की तरफ से मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो और उसका भी संबंध ऐसा आया कि वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर ग्रोइंग द बिजनेस, तो 2 टाइप के ग्रोथ के मॉडल्स होते हैं। एक ग्रोथ मॉडल है कि मेरा अनेक ब्रांच चालू किया, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच, फोर्थ ब्रांच। और दूसरा मॉडल एक ओल्ड टाइप का है, वो डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है, और उसको फ्रेंचाइजिंग भी से भी स्केल अप होता है। तो मेरे को पहले सबसे आपको कहीं कोई बेसिक क्वेश्चन भी आएंगे, तो प्लीज डोंट माइंड इफ आई आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चंस। तो आप उसको कैसा रखते हैं कि व्हाट इज फ्रेंचाइजिंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर चैनल? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जो मैं पहले डिस्ट्रीब्यूटर और डीलरशिप की बात करता हूँ, उसके अंदर जनरली क्या होता है कि उसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट है पूरा बना बनाया आता है, पैक्ड आता है, और आप यू बाय इट फ्रॉम योर मेन सोर्स एंड सेल्स इट एज इट इज। तो उसके अंदर कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं होता, आपकी शेल्फ में रखा, शेल्फ से आगे दे दिया। सो दैट्स हाउ द डीलर सिस्टम वर्क्स। वेरेज एक फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है, उसमें वैल्यू एडिशन किया जाता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग करके जो सिस्टम्स हैं, फ्रेंचाइजर ने सिस्टम्स अपने बनाकर रखे हुए हैं, वो फ्रेंचाइजी को देता है। फ्रेंचाइजी पूरे सिस्टम्स के हिसाब से वो प्रोडक्ट को बनाता है, प्रॉपरली बनाता है, और बनाकर फिर वो आगे दे देता है। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, फ्रेंचाइजी के अंदर और फ्रेंचाइजी के अंदर रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस वगैरह आ जाते हैं, तो उसके अंदर रिलेशनशिप में कुछ फर्क पड़ सकता है, कुछ निटी ग्रिटी हो सकती है उसमें। या तो मेरे हिसाब से फ्रेंचाइजी विल बी मच बेटर वेर ही इज वैल्यू ऐड करके आगे कस्टमर को देता है। हाँ, एक रिच डैड पुअर डैड में एक हमेशा रॉबर्ट कियोसाकी हैज मेंशन्ड कि डू एज आई डू, ऐसा रहता है फ्रेंचाइज का थोड़ा सा। कॉपी माय मेथड्स, सो ऐसा थोड़ा फ्रेंचाइजिंग में आता है ना, थोड़ा सा। जी लेकिन आपने बिल्कुल जी। सही बताया कि ये रेडी प्रोडक्ट नहीं होता है, ये आप मैन्युफैक्चर करते हो अपने एंड पे, दैट इज मोर राइट इम्पोर्टेंट। राइट। तो हमको जो सबको पता है, वेरी फेमस फ्रेंचाइज इज मैकडोनल्ड्स। सो आप जरा वो मूवी में तो देखा है थोड़ा सा, फाउंडर में, लेकिन फिर भी आप कुछ बता सकेंगे कि भाई मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी मॉडल किस तरह से चलता है? एक्चुअली फ्रेंचाइजिंग का जो मॉडल स्टार्ट हुआ, वो मैकडोनल्ड्स ने ही किया, और एंड दे हैव स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अभी उनके बीच
I think it was 15 years back, 15 or maybe 20 years back, जब सबवे आया था बीच में, सबवे started कि हम healthy products देते हैं और मैकडोनल्ड्स नहीं देता, तो these people they had lot of struggle, मैकडोनल्ड्स को struggle आई, तो उस वक्त इनके पास में challenges आए थे और एक 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 करके इन्होंने काफी फ्रेंचाइजी के स्टोर बंद भी किए. जितना भी कमिंग बैक टू मैकडोनल्ड्स, जितने भी सिस्टम्स बने हुए हैं बिल्कुल प्रॉपर फ्रेंचाइजी के एग्रीमेंट्स के, सब एवरीथिंग इज स्टार्टेड बाय मैकडोनल्ड्स. और इंडिया के अंदर इनके पास में मास्टर फ्रेंचाइजी है, ये इंडिविजुअल फ्रेंचाइजीज नहीं देते हैं. और आई बिलीव 5 or 7 years back, they had a lot of tussle between McDonald's and the local master franchisee. Lot of legalities were involved, and the McDonald's, particularly in Delhi, was shut for almost 6 months. अच्छा. So So now a new guys come, it moved on. McDonald's के जो products हैं, I call it push sales. ऐसे वाले प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसा प्राइसिंग लेके आते हैं कि मैक्सिमम बिके, तो उनके अंदर क्वालिटी और फ्रेशनेस अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी नहीं रहती है, लो होता है, लो एंड पे रहता है. दे आर एबल टू सेल इट क्वाइट फास्ट. और इनके सिस्टम बहुत ही अच्छे बने हुए हैं. एंड इधर थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट देन इफ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, वहां पर यू गो ऑर्डर एंड विद इन 60 seconds you get your product. आपने ऑर्डर दिया, आपने लाइन में ही खड़े, आपको आपके हाथ में आ गया. सो और उसके अंदर $1 के और $2 के आइटम काफी रहते हैं, सो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल दे कैन कम एंड डू इट. इनके फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के अंदर दे कवर अप एवरीथिंग सो ब्यूटिफुली, लीगैलिटीज सारी बहुत अच्छे से कवर करके रखते हैं. इसके बाद में मैकडोनल्ड्स के बाद में दूसरा जो फ्रेंचाइजी आया था डोमिनोज का, दे आर आल्सो प्रीटी गुड. सॉरी, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. हाँ बिल्कुल. आपने एक बातें करते वक्त आपने एक बोला था चीज कि व्हाट हैपेंस इन इंडिया, आप लोग देखेंगे तो वो हम लोग वो ना कस्टमर को ग्रीट करते हैं, ना कुछ हंसते हैं, ना कुछ करते हैं. बट यू सेड दैट इन यूएस एंड अदर कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया, उसमें कुछ फर्क है ना? आप जरा खुल के जी, बताएंगे. उसके अंदर बहुत फर्क है. हम्म. जो ट्रेनिंग है, एक इनका ट्रेनिंग मैनुअल होता है, सारे फ्रेंचाइजर्स का होता है. मैकडोनल्ड्स का बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग मैनुअल है, और उसकी ट्रेनिंग कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, 6 months ट्रेनिंग ऑन द जॉब. और उसके बाद में प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं. कस्टमर सर्विसेज इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. एज एंड व्हेन द कस्टमर एंटर्स इन द शॉप, उसके साथ आई कांटेक्ट करना है, उसको ग्रीट करना है, फिर उसको हेल्प करना है कि आप ये ले लो, ये कॉम्बो ले लो, वो ले लो, फिर स्माइलिंगली यू डू एवरीथिंग. बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा यहाँ पर इंडिया में मिसिंग है. इंडिया में जो कस्टमर सर्विसेज पर्सन है, ही एक्सपेक्ट कि सामने वाला आके मेरे को जगाएगा, टक टक उठिए, और थोड़ा ज्यादा है वो. बिल्कुल. हाँ. और अगर आपकी अच्छी कस्टमर सर्विसेज है, इवन इन इंडिया, यू विल सी थिंग्स आर प्रीटी वेरी गुड. और इंडिया में क्या होता है कि रश बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए वो भी कस्टमर सर्विसेज वाला इज लेस बॉदर्ड. और मैनेज करने भी तक कठिनाई आती है ना, ऐसा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. ओके 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 ओके. तो फॉर स्केलिंग अप दे से दैट फ्रेंचाइजिंग इज बेस्ट ऑप्शन. आपके एक्सपीरियंस से आप बताएंगे कि किसी को अगर स्केल अप करना है बिजनेस, एक टिपिकल B2C बिजनेस है, तो फ्रेंचाइज मॉडल पे जब जाएगा तो कैसे, किस तरह से बिजनेस मॉडल उसको डेवलप करें, मतलब कैसे, किस तरह से स्टेप्स ले? अगर मेरा एक जगह पे जो मान लीजिए निशान भाई का बैग्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि उनका बैग्स का मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है. अगर मुंबई की जगह पे उसने और एक ब्रांच चालू कर दिया, मुंबई में थाने में चालू किया, और उसको लग रहा है कि उसको स्केल अप करना है, अभी काफी डिमांड है, तो एक टिपिकल इसके जैसा यूनिट हो तो कैसे करें? कुछ स्टेप्स कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? जी जरूर. मतलब क्वेश्चन मैं बराबर है क्या मेरा ये? तो अगर क्वेश्चन गलत हो तो भी बोलिए. बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका. हम्म. और
अभी अभी आपने वो मैन्युफैक्चरिंग का निशांत का उदाहरण बोला, लिया। मेरे बिजनेस बोला इधर। मैं अगेन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैं अब्रॉड। कंपेयर करके बताता रहता हूँ। इसके अंदर, इस बिजनेस के अंदर लीगैलिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरे का पूरा बिजनेस ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर चलता है। आपके फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के रिलेशंस कैसे हैं, व्हेन दीज रिलेशंस गो सोर तो काफी गड़बड़ हो जाती है फिर। और जो एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट कवर्स अप ऑल द निटी ग्रिटी, पूरी की पूरी डिटेल्स, फ्रेंचाइजर ने क्या करना है, फ्रेंचाइजी ने क्या करना है, पूरी एक एक चीज कवर करके रखी होती है, एंड देन इट बिकम्स ए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। बाहर अब्रॉड के अंदर आपका लॉयर रहेगा, वो आपके साथ बैठेगा, फ्रेंचाइजर का लॉयर रहेगा, वो बैठेगा, वो आपस में डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करते हैं और सब सब लोग मिलके साइन करते हैं। तो बाहर मैंने शायद ही, मैं आई डोंट थिंक, मैंने अपने, मैं काफी रहा हूँ बाहर, तो मैंने कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट नहीं देखा। बट व्हेन यू कम टू इंडिया, इंडिया इवन ड्यूरिंग माय ओन स्टडी एक्सपीरियंस वी हैव लीगल इश्यूज आर देयर। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लीगैलिटीज को देखना पड़ेगा। और अगर जो आपने किसी को, फ्रेंचाइजी को रिक्रूट करना है, तो आपको देखना है कि उसके अंदर पैशन होना चाहिए। ही शुड अंडरस्टैंड, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में है तो उसको अच्छा लगना चाहिए कि ये काम में अच्छा है। और अगर वो, यहाँ पर हमने ये देखा है कि इंडिया के अंदर, इवन आई कीप गेटिंग lot of guys who are investors. There is a clear cut difference between a franchisee and a investor. इन्वेस्टर आपने पैसे डाल दिए, मैंने इतना पैसा डाल दिया, मेरे को रिटर्न ऑफ मनी कब आएगा, आपका ये नहीं चला, वो नहीं चला, ऑल दैट। Whereas franchisee, he is aware of the business, he is involved in the business. अभी जैसे मैकडोनल्ड्स के आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मैकडोनल्ड्स में एक हफ्ते के अंदर मिनिमम 40 आवर्स फ्रेंचाइजी को काम करना ही पड़ता है लीगली अपने बिजनेस के अंदर। इंडिया में भी यही होता है, मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ, और हमारे यहाँ पर मैंने 2 महीने की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करके रखी होती है। तो जो फ्रेंचाइजी साहब हैं, वो दे आर लेस अवेलेबल, वो सोचते हैं कि ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और मैं बोलता हूँ उनको कि यू बिकम ओनर ऑपरेटर। वो ऐसा नहीं होता, दे बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अपनी कार भी बाहर खड़ी करेंगे और फिर अंदर जाके बिजनेस में दे जस्ट डोंट गेट इन्वॉल्व। तो अगर आपने खुद का लगाकर सोच कर रखना है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान के अंदर आना चाहिए कि दूसरा आदमी आपकी वेवलेंथ पे नहीं चलने वाला है, तो उसमें डिसएग्रीमेंट होने वाले हैं, ये दिमाग में सोचकर चलना है। और जो फ्रेंचाइजी है उसको ढूंढने में, उसको रिक्रूट करने में आपको काफी दिमाग लगाना चाहिए, एंड ओनली यू शुड गेट द राइट पर्सन। कौन कब चेंज होएगा आपके एग्रीमेंट के हिसाब से, कब लीगलिटी शुरू होंगी, कुछ पता नहीं है। जब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, he is very happy, he is going to pay you your royalties also and other fees also. If his business is not doing well, तो फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये सोच कर लेना है, अगर आपको अच्छा फ्रेंचाइजी मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो आई थिंक आपका, हाँ जी, हाँ, आप पहले जो न्यूजीलैंड में थे, आप यू आर इन न्यूजीलैंड, राइट? जी एंड देन यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, जी। है ना? हाँ, तो वहां पर से देर यू आर वर्किंग फॉर अदर कंपनी, राइट? आई मैं थिंक यूएस फ्रेंचाइजी पिज्जा। था, हाँ, मैं फ्रेंचाइजी था। हाँ, आप फ्रेंचाइजी थे, ओके। एंड यू आर ऑल्सो वर्किंग फॉर सम कंपनी अर्लियर टू दैट, राइट? करेक्ट, हु वर दैट्स ऑफरिंग करेक्ट, फ्रेंचाइजीज, राइट? राइट। तो आपको आप जब इंडिया आए तो आपने खुद का ब्रांड चालू किया, कि क्या किया? मेरे को थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, थोड़ा स्टोरी हाँ जी, बताएंगे। मैं जरूर बताऊंगा। हम्म, एक ईगल बॉयज पिज्जा ऑस्ट्रेलिया की काफी बड़ी कंपनी होती थी। और जब व्हेन आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया, सो दोज पीपल दे गॉट इन टच विद मी, और उन्होंने मेरे को मास्टर फ्रेंचाइजी ऑफर किया इंडिया के अंदर। और फिर idea was that, in fact, I was very well settled over there in Australia, and my family was there. So they said कि आप
100 खोलो, 100, you open 100, and in 2 years time we'll buy everything and you can come back. So that was the plan, and I've been here for almost 10 years now. तो उनका हमने बिजनेस शुरू किया, एंड ओवरऑल इन 9 डिफरेंट सिटीज वी ओपन 47, एंड वी वर डूइंग सो वेरी वेल. हमारा सीजन्स मॉल में था और पिंपले सौदागर में था. हम 25 लाख प्लस किया करते थे एवरी मंथ, व्हिच वाज प्रीटी गुड व्हेन वी स्टार्टेड, राइट. बट अनफॉर्चुनेटली दे वेंट फॉर बैंकरप्सी. ये 5-6 साल The के बाद company, में the original company. कंपनी, एंड वन Yes. फाइन डे यू बिकम जीरो. 47 से आप एकदम जीरो हो जाते हो, क्योंकि बाप। आपका जो एग्रीमेंट है, हाँ, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है, दैट बिकम्स नल एंड वॉइड. it is So not you valid. can't take charge of the franchisee. हम्म। तो फ्रेंचाइजी को ऐसा लगता है कि हम फ्री हो गए और हम खुद चला लेंगे और खुद कर लेंगे. तो काफी लोग हुए, कुछ लोग बाद में मेरे साथ जुड़े भी. हम्म। तो जब हम फ्रेंचाइजर को सिलेक्ट करते हैं तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, उनका डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देखना पड़ता है. बट मैं वही बाद में मैं बोलता रहता हूँ, ह्यूमन रिलेशंस देखने हैं, कल को किसने क्या करना है. यू कांट रियली वर्क इट आउट. So I had a lot of losses, and then subsequently I Recovered started from my it. own. I started with 5, and फिर बॉम्बे में कुछ फ्रेंचाइजी हमने खोले, और फिर then unfortunately कोविड में we lost pretty much, एक को छोड़कर फिर सब बंद हो गए. फिर again we build it up. और यहाँ बिल्डअप क्या किया कि जो हमारे मेरे यहाँ पर मैनेजर्स थे या जो हमारे यहाँ पर स्टाफ था, so after COVID, when they came back for the job, I said, I'm not giving you the job, but I'm going to give you the franchisee. I said, I'll support you. So that's how we started. और अभी भी हमारी टीम के अंदर 8 लोग हैं जो मेरे साथ में पहले काम किए हुए हैं. So they are doing good. और उनमें से एक के 3 स्टोर भी हैं. And he's become part of master franchisee also. Okay. So ओके, तो अभी फिलहाल मतलब आपके पास मेरे ख्याल से मोर देन 15 फ्रेंचाइज है ना अभी फिलहाल? हाँ, we have got 13 here in Pune, and करेक्ट. बॉम्बे में है और भोपाल में है. अच्छा, तो लगभग 20 के आसपास है आपके पास फ्रेंचाइज अभी नहीं, भी? 15 है. 13 प्लस 1 प्लस 15 2. है, आपने बोला था मेरे को, बराबर है. जी जी. ओके 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 ओके. तो ये जो कलेक्टिवली जो एक्सपीरियंस है, वो आर यू आल्सो कंसल्टिंग पीपल हु वांट टू सेट अप देयर फ्रेंचाइज नेटवर्क? नॉट रियली. मेरे को कुछ लोग मिलते रहते हैं. तो मैं, जैसे आप मेरे काफी करीब हैं, तो हम आपस में बैठ के बात करते हैं, तो आई शेयर. मैं ऑफिशियली प्रोफेशनली ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं कर रहा हूँ. मेरे को फ्रेंचाइजी इंडिया, फ्रेंचाइजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आई गॉट इन टच विद देम. दोनों के साथ, फ्रेंचाइजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मैं 2 साल रहा, फ्रेंचाइजी इंडिया के साथ मैं 1 साल रहा कंसल्टेंट, राइट. ओके. और फिर ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है, रिटेल फूड ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो 89 कंट्रीज में है. मैं उनका भी कंसल्टेंट रहा इंडिया के अंदर. और फिर एक गुजरात में कंपनी है, दे गॉट इन टच विद मी, they wanted to sign memorandum of understanding. I said, I'll work free for you, I'm not signing. Because unfortunately यहाँ पर क्या होता है, people are just looking for investors. कोई भी आ जाए, I look for franchisees. तो बेसिक डिफरेंस वहां हो जाता है. I will prefer. अभी जब हमने बिजनेस शुरू किया, हमारा जो सीजन्स मॉल और पिंपले सौदागर वाला था, उसकी सेटअप कॉस्ट हमारे को 1.25 CR आ गई. तो अभी कोविड के बाद हम बहुत छोटे छोटे बनाते हैं और 20 लाख के अंदर हम अपना शुरू कर दें. तो अभी भी है, कई लोग हैं, करते रहते हैं. मेरे को, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगा, 3 ब्रांड्स थे आज से 5 साल पहले. उन लोगों ने मेरे से बात किया और उन्होंने बोला कि लेट्स ज्वाइन टुगेदर और हम मिलके काम करते हैं. सो आई सेड नहीं, आई बिलीव इन मेकिंग good things for the society. We make fresh, we make healthy. When you make healthy, it costs you money. When you make fresh, it costs you money. आपके प्रॉफिट कम हो जाते हैं. तो I believe in that. Those people, they didn't believe in that. So we didn't click. एक दिल्ली की कंपनी थी, एक चंडीगढ़ की कंपनी थी, और एक कंपनी के इस वक्त 655 है, और
और एक कंपनी के मेरा ख्याल 300 के करीब है लगभग। अच्छा अच्छा तो आई मीन आपको सोसाइटी के लिए करना है, यू शुड थिंक दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। अभी यहाँ आपने ले लिया और काफी उनकी लीगैलिटीज भी आपस में चल रही है। रहती है। एक मेरे फ्रेंचाइजी थे यहाँ पर, जब वो हमारा बंद हुआ ईगल बॉयज, तो देन ही स्टार्टेड हिज ओन, तो उनके भी 100 के करीब हैं और उनकी लीगैलिटीज बहुत चल रही है। हम्म। काफी है, ऐसा चलता रहता है। सर अभी मेरे साथ भी इवन इवन विद BOSD ऑल्सो आई हैव मेंटर्ड वन लेडी। हमारे यहाँ पे ग्रुप की मेंबर थी वो। तो शी हैज़ अ केक शॉप है उसका। तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा चलता है। तो वी आर थिंकिंग बिकॉज आई वॉज एडवाइजिंग हर कि आप थोड़ा फ्रेंचाइजिंग करो। एक ब्रांच खोलेंगे तो आपको लिमिटेशन आ जाएगा, है ना। एक ब्रांच, दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच, थोड़ा सा लिमिटेशन आ जाएगा। तो उनके दिमाग में थोड़ा सा फ्रेंचाइजिंग का चल रहा था। तो मैंने बोला कि फ्रेंचाइजी को आपको एक मॉडल इस तरह से देना है कि उसको उससे पैसा मिले। अगर फ्रेंचाइजी को पैसा मिले तो तुमको पैसा मिलेगा। तो ये करने के लिए आप क्या एक फिलोसॉफी क्या बताएंगे कि हाउ शुड वी थिंक एज अ फिलोसोफर। ये मेरा फिलोसॉफी है कि अगर मेरा फ्रेंचाइजी है जो है वो पैसा बनाए तो मेरे को उसमें से मिलेगा, है ना। तो आप कुछ बोलेंगे एक फिलोसॉफिकल कैसा सेटअप होना चाहिए कि फ्रेंचाइजिंग देने चालू करने के पहले। अभी निशान। फ्रेंचाइजीज, हाँ ओके। राइट, तो वो आकर काम नहीं करना चाहते, आपका ऑपरेशन ठीक से नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन द बिजनेस। हम्म और आप उनको बोलोगे आप लोकल मार्केटिंग करिए, वो लोकल मार्केटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हम्म सारी चीजें नहीं करेंगे तो योर बिजनेस इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेल। हम्म। हम बीच में जाकर ऑडिट वगैरह करते रहते हैं और समटाइम्स यू डोंट फील सर वेरी गुड आपने अबाउट लोकल इट। मार्केटिंग का जो अभी नाम लिया, तो व्हाट काइंड ऑफ लोकल मार्केटिंग यू सजेस्ट टू द आउटलेट ओनर। देखिए, आई आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली, जो 1-to-1 आमने सामने कस्टमर के साथ में हमारा रेपो बनता है वो कहीं नहीं बनता। हम क्या बोलते हैं कि 1 किलोमीटर के रेडियस में, 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपके जितने भी लोग हैं, ऑल योर customers should be your friends. They should know you very well. Go visit them. Even while they're coming to your place, talk to them nicely. Give them a call. महीने में एक कॉल जरूर करना है उनको. Give them something free. Talk to them. Tell them you are very important for us. और sometimes हम उसमें flyers भी देते हैं. Sometimes हम ओके। उसमें vouchers भी देते हैं. और sometimes ये WhatsApp messages वगैरह भी देते हैं. तो this we हम्म call as local marketing, जिसमें विद इन 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर जितने भी लोग हैं, दे शुड हम्म नो यू। अपना पर्सनल रेपो होना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली दिस पार्ट इज मिस्ड आउट। इफ यू आर गुड इन दिस पार्ट, योर बिजनेस विल नेवर गो बैड। आई गो बैक टू ये केक वाली जो है, अभी आपने बताया मेरे को, उसके अंदर जो क्वालिटी वो अपने वहां निकाल रही है और आपके फ्रेंचाइजी के यहाँ निकलेगी, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टास्क। हम्म। तो अभी आप इंडिया के अंदर थोड़ा सा ये सिस्टम क्लिक नहीं किया है। आपने मैकडोनल्ड्स भी देखा है, मैकडोनल्ड्स का एक मास्टर फ्रेंचाइजी है, बाकी सारे स्टोर उसके हैं, सो दैट ही इज गॉट ए गुड कंट्रोल ऑन द ऑपरेशंस। हम्म वेर एज अगर आपने कंट्रोल फ्रेंचाइजी के हाथ में दे दिया, हम्म तो आपका प्रोडक्ट विल गो हेवे, एक हम्म। पैसे नहीं बनाएंगे। मैं आई बिकेम सप्लायर टू ऑल द बैरिस्टास, जितने बैरिस्टास हैं, अच्छा हम लोग केक भी बनाकर बेचा करते थे उनको। अच्छा। टिल कोविड के बाद में दोज पीपल दे हैव गॉन फ्रोजन, तो हम फ्रोजन नहीं बनाते हैं, तो अभी हाँ नहीं हाँ। किया। तो हम खुद केक बनाकर सप्लाई किया करते थे हम्म। उनको अपने यहाँ से। अच्छा। तो इट वाजंट ए फ्रेंचाइजी बिजनेस, बट देन उसमें भी छोटे छोटे ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज आने, दूसरे वाले इश्यूज आने, हम्म। एंड वी कैरिड ऑन फॉर आई थिंक ऑलमोस्ट 5 years अच्छा। सक्सेसफुली वी डिड दैट। अभी जो आपने केक की बात की, केक को बनाने के लिए बेकर्स चाहिए, और बेकर आपको अच्छा बेकर बहुत मुश्किल से मिलता है, और हम्म इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ये जो आपके फ्रेंड हैं, आपको उनको ये बताना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द बेकर्स दे कम फ्रॉम बिहार एंड यूपी, ये जो अंसारी है मुस्लिम कम्युनिटी के ओके अंदर। ओके। तो 90% बेकर्स वो लोग हैं, वो इधर अच्छा। आते हैं, फिर उनकी डिमांड अलग है, हमारे को इतना पैसा दो, हमारे को इतना घर दो।
फिर then they get a really better job, they leave you and then they move on. तो ये challenges रहते हैं, बट ऐसा नहीं है. अब अभी आप मेरे को पूछेंगे कि अगर मेरे को आगे रिक्रूट करना है तो मैं कैसा करूं, तो I will look for a person who has background, who has worked in Pizza Hut or Domino's or for that matter McDonald's. वो यंग बच्चा आएगा, मैं उसको फिर फाइनेंसिस वगैरह अरेंज करवा कर दूंगा, and then he starts and then he will have a passion, he will have a background. So अगर उन्होंने बिजनेस शुरू करना है तो all these things are very very important. और जहाँ हमारा पिज्जा बनाना आसान है, केक बनाना is pretty tough, उसके ऊपर डिजाइन निकालना एंड ऑल दैट. तो जहां पर भी ये फ्रेंचाइजी रखेंगे वहां पर इट इज नेसेसरी दैट यू हैव टू हैव ए बेकर, प्रॉपर बेकर. अच्छा, लेकिन अभी ये जो अभी इतने केक वाले हैं, आप पुणे में देखेंगे तो इतने केक वाले सारे ही आते हैं, है ना? तो ये सब लोग खुद वहां पर आउटलेट में बनाते हैं ये केक? नहीं जी, हाँ, आई एम डाउटफुल. हाँ, उन्होंने एक फैक्ट्री रखी हुई है. हाँ. फैक्ट्री में से सब कुछ बनता है ये और सप्लाई होता है ना, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ही सप्लाई होता है ना ये? इट इज थोड़े से प्रोडक्ट वो अंदर बना लेते हैं, बाकी के ऐसे ही है. अभी आपको मैं हल्दीराम का बताता हूँ, या जो ऐसे वाले हैं छोले भटूरे और पिज्जा प्रोडक्ट्स वो वहां बनाते हैं, बाकी के आइटम्स बाहर से बन के आते हैं रोज सुबह. तो वो भी पार्ट ऑफ इट. और हल्दीराम के पास में सारे स्टोर खुद के हैं, उसने फ्रेंचाइजी नहीं दे के रखा हुआ. अच्छा, ओके. मैं इधर की बात कर रहा हूँ, वेयरएज इन दिल्ली उन्होंने फ्रेंचाइजिंग शुरू कर दिया. अच्छा, बट नॉट हियर. अच्छा. अच्छा. तो एक टिपिकली अगर मान लीजिए एक फ्रेंचाइजी है इंडिया में, फ्रेंचाइजी सब, जो मेरे को एक फ्रेंचाइजी लेना है आउटलेट, और आपकी तरह से आपका जो फर्स्ट कंडीशन है कि आई शुड बी अ पैशनेट फेलो, राइट? तो पैशनेट हूँ, और आपने जो इन्वेस्टमेंट बताया 20-25 लाख तक अगर कोई इन्वेस्ट करता है, तो टिपिकली आपके बिजनेस में जैसे पिज्जा बिजनेस है, इसमें से फिर पैसा कभी निकल आता है, आरओआई कब तक मिलता है इसमें से? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैं कभी हम एग्जीबिशन कंडक्ट करते हैं तो ये सवाल काफी लोग पूछते हैं, एंड आई ऑलवेज से इट विल एंटायरली डिपेंड ऑन यू. इफ आप ऑपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, अगर मार्केटिंग अच्छे से कर रहे हैं. मैं जब न्यूजीलैंड में था, व्हेन आई स्टार्टेड, आई वाज really passionate about the business, so I got my return on investment in less than 6 months. And then there were people, I used to work for 16 hours. मैं 16 घंटे काम करता था, fully dedicated, और customer services absolutely proper. And then there were people जो 3-3 साल 4-4 साल भी लग जाते हैं. मैं डोमिनोज की बात कर रहा हूँ. I got so return on investment, हम जनरली लोगों को बोलते हैं कि 18 महीने बोलते हैं, कि 18 महीने से 24 महीने तक आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नॉर्मल वे में आना चाहिए. बट देन इफ यू आर नॉट डूइंग ए गुड जॉब, इफ यू आर नॉट रनिंग योर बिजनेस प्रॉपरली, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अवर इंस्ट्रक्शंस, तो थोड़ा वक्त लग सकता है. अभी आपने फ्रेंचाइज एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात की, एग्जीबिशन हर एक सिटी में रहते हैं उनके, पुणे में रहता है, कभी इसमें रहता है. तो मैंने एक बार पुणे में ही था एग्जीबिशन उनका, तो आई विजिटेड दैट एग्जीबिशन. तो जिनके किसका फ्रेंचाइज एसोसिएशन, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा आपको. ये फ्रेंचाइजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया अलग है और फ्रेंचाइजी इंडिया अलग है. जो एग्जीबिशन ज्यादा करके करती है वो फ्रेंचाइजी इंडिया करती है. ओके. सम पंजाबी जेंटलमैन फ्रॉम दिल्ली, सम पंजाबी जेंटलमैन फ्रॉम दिल्ली. मैं समझ गया, फ्रेंचाइजी इंडिया. हाँ, मैं इसका नाम भूल गया. मारिया इज द चेयरमैन. हाँ, मारिया, यस, राइट जी. यस. तो उनके एग्जीबिशन मैंने देखा, मैं गया था. तो जो जिनके स्टॉल होते हैं वहां पर, और जो फ्रेंचाइज देना चाहते हैं, इनका इतना पुअर स्टडी है उसके बारे में. वो जो प्रपोजल देते हैं ना, तो बहुत ही पुअर प्रपोजल था. मैंने तो उसमें 100 क्वेश्चन उनको पूछे कि ये कैसा है, वो कैसा है, इसमें क्या आप करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है, आप डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या सपोर्ट दोगे, आपने कितना किया हुआ है. तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है, मतलब पीपल डोंट नो प्रॉपर्ली. जो जहाँ सॉरी, एक मैं एग्जीबिशन के लिए मैं बोलता हूँ, हमने भी एग्जीबिशन अटेंड की हुई है. और जनरली क्या होता है, जो टॉप लेवल है, जनरल मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर, वो लोग वहां नहीं जाते. लोअर लेवल वाले चले जाते हैं, एक मैनेजर चले जाएगा, 2 स्टाफ चले जाएंगे. आपके बारे सवाल का जवाब कोई भी नहीं देगा.
बस उनके पास में एक फ्लायर होता है, वो फ्लायर दे देते हैं, जो बंदा आता है उसका नाम नोट कर लेते हैं। द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आस्क, उसके लिए थोड़ा सा डीप स्टडी चाहिए, वो उन लोगों के पास मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट हैव। तो आपका और सवाल क्या था इसके ऊपर? सवाल ऐसा था कि ये क्यों नहीं होता है? हाँ, वो एक बारी जब मैंने अभी आपको बोला, कुछ लोग मेरे साथ में मिलना चाह रहे थे, और जो अभी 650 से ज्यादा इनके बिजनेस खुल गए हैं, तो दे आर लेस बॉदर्ड, देयर देयर प्रायोरिटी इज नॉट दिस। उनको तो खाली वो इन्वेस्टर का पैसा चाहिए लगता है सिर्फ। आपको या किसी को भेज देते हैं वो, और वहां जाकर फिर वो लोग बड़ी बातें करते हैं। अब मैं आई गो एवरीवेयर, आई अटेंड ऑल द एग्जीबिशंस। मैं हमेशा ही बोलता हूँ मेरे को फ्रेंचाइजी चाहिए, मेरे को इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए। मैंने कुछ टाइम पहले बॉम्बे में अटेंड की थी, देवर 16 पीपल। सो हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया, और उसके अंदर बाद में 3 लोग रुक गए, एंड दे वर फ्रॉम बॉलीवुड। एंड उन्होंने बोला कि हमारे पास में 10 करोड़ रुपया है, हम आपको देते हैं, तो आप हमारे को 3 साल के अंदर कितना दोगे? सो आई सेड नो, आई एम नॉट इनटू दिस बिजनेस। तो यू गेट लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, एंड देन ये जो मैं बोल रहा हूँ, जिसके 600 हो गए, 500 हो गए, वो ऐसे ही ग्रो करते हैं, ऐसे वाले आदमी को नहीं जाने देते हैं वो। तो हमारा ये है कि उसको पैशनेट हो, थोड़ा इन्वॉल्व रहे, सोसाइटी के लिए सोचे कि हम कुछ भी बना कर दे रहे हैं, एंड ऑफ द डे सोसाइटी ने खाना है, सोसाइटी को अच्छा लगे कि हाँ भाई, हमने फ्रेश और हेल्दी खाया है। ओके ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरे तरफ से मेरे को जो पूछना था मैंने पूछ लिया। मैं अभी थोड़ा सा निशान को बोलता हूँ कि Thank हाँ निशान you. जी जी। की कोई सवाल है तो हाँ जी निशान, सर. ओवर टू यू। Yes, thank you. Sir, uh, I want to ask you about the dark side or some of the ambiguity while offering the franchisee or accepting the franchisee, and some of the calculations on face value that are not being made. So I can give you some of the examples. We have a tea franchisee, and it's very much famous now. They have their stores across Maharashtra. Uh, One of my friend who used to work out of India wanted to come back to India, want to settle down, and then he had some money to invest. और उसने मुझे पूछा था, फिर ये अगर मैं ये टी शॉप का फ्रेंचाइजी ले लूँ तो कैसा रहेगा? And I happen to see their e-card where they have their initial terms and condition being mentioned कि इतने कप चाय बिकने चाहिए and things like that. And on a face value, with just basic 10th grade math, I realized that one cannot sell 3,000 cups every day. Even they were not selling at their flagship stores in Pune, which they must have started 4, 5, 6 years ago, 3,000 cups per day. एंड द होल जो भी मैथमेटिक या जो भी कैलकुलेशन था ना, वो ये बेस प्राइस पे था कि अगर 3,000 कप बिकेंगे तो इतना रेवेन्यू आएगा और इतना मार्जिन फ्रेंचाइजी ओनर को जाएगा। तो ये एक है कि इसमें एम्बिग्विटी रहते हैं, तो ये समझ में नहीं आता है कि वो लोग चाय बेच रहे हैं या फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं। दैट्स वन। सेकेंड थिंग, आप जो बोल रहे थे कि टर्म्स एंड कंडीशन, लीगलिटीज, रिलेशन विद फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर एंड थिंग्स लाइक दैट, यहाँ पे ना बहुत सारा इंटेंट का ही गड़बड़ है सर। मेरा अगर जैसे अभी आपने बोला कि जिसका 600 फ्रेंचाइजी बन गया है, ही इज लीस्ट बॉर्डर्ड कि जिसको उसको नेक्स्ट 601 देना है, उसका कैसे पैसा बनेगा तो मैं ग्रो होऊंगा। इट्स मोर ऑफ अ डोमिनेंट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी हमारे को आज सुन रहे हैं, ये दो एग्जाम्पल के हिसाब से आप बताइए कि फ्रेंचाइजी लेने वाले ने किस चीज के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। एक डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट होता है, जो यहाँ पर अगर बड़े वाले ब्रांड हैं सबके पास में होता है, और डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में फ्रेंचाइजर के बारे में, कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स दी होती है, एंड इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। तो वो नॉट ओनली आपको देखना है, वो आपको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप की लैंग्वेज लिखी होती है, कई बारी टेक्निकल इतनी होती है आपको समझ में भी नहीं आती, और जो सीधा साधा फ्रेंचाइजी होता है वो ट्रैप में आ जाता है। So that is the most important thing. Secondly, हमारे को कई ब्रांड बाहर से देखने में हम जाते हैं कि कभी हमने बाहर से देखा, जैसे अभी आपने वो टी वाले का एग्जांपल दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है, बिक रहा है सब कुछ, और
फ्लैशी सी लाइट है, तो आपको देख के वो उसमें उस ट्रैप में कभी भी नहीं आना। अंदर इंटरनल कैसा है वो आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट के बाद में आपने जो उनका फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है, ड्राफ्ट फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट आपको देते हैं, उसमें एक एक चीज, एक एक डिटेल्स दिया होता है। बिजनेस कैसे कंडक्ट किया जाएगा, आपने कितनी फीस देनी है, आपने क्या करना है, ये सब किया जाएगा। अभी ज्यादा करके आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव, बट देन मैंने यहाँ पर फील किया है कि जो फ्रेंचाइजी फीस है, यहाँ पर लोग बाग 20-20 लाख रुपए भी फ्रेंचाइजी फीस लेते हैं। अगर That's upfront, right? का बिजनेस है तो 40 लाख फ्रेंचाइजी फीस लेते हैं, और वो कई बारी तो ऐसा करते हैं, आपका हम सेटअप 1 करोड़ के अंदर करके देंगे, और विच मे नॉट कॉस्ट यू 30 lakhs और 40 lakhs, एंड फर्स्ट में वो पैसे बना लेते हैं, एंड देन दे आर लेस बॉदर्ड। देयर आर सो मेनी, अगर आप कभी कोर्ट के अंदर कभी किसी को पहचानते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर इतने केसेस चल रहे हैं, एंड देन दे आर नॉट बॉदर्ड कि ये मेरा खुल रहा है, मेरा ये बंद हो रहा है, दे जस्ट नॉट इवन बॉदर्ड, कोई पैशन नहीं है। तो ये जो फ्रेंचाइजी फीस है, शुरू में जब उनको आ जाती, अगर आप मेरे को भी पूछेंगे, हम 20 लाख में से 5 लाख फ्रेंचाइजी फीस लेते हैं, तो 5 लाख जब हमारे को आ जाता है तो वी फील प्रीटी गुड। और जो रॉयल्टीज हैं, हम 7-5-6% के करीब लेते हैं रॉयल्टीज, ठीक है। तो रॉयल्टीज लेने में भी चैलेंज है, एवरी टाइम व्हेन यू गो ओवर देयर तो कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही हैं वहां पर, ठीक है। तो अभी जो आपने वो टी वाला बोला है, उसके अंदर डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देखना जरूरी है, और उनका एग्रीमेंट स्टडी करना जरूरी है। और डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट एंड सर जी एक मिनट, डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट एंड एग्रीमेंट आर डिफरेंट थिंग्स। डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट वो अपनी कंपनी के बारे में पूरी निटी गिटी बताते हैं, कंपनी के बारे में, इतना हमने प्रॉफिट किया, वो किया, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें करते हैं। लाइक फाइनेंशियल्स ओनली सर, है ना? इट्स काइंड ऑफ फाइनेंशियल्स, और कहाँ कहाँ उनकी ग्रोथ हुई, कहाँ कहाँ वो खुलने वाले हैं, कहाँ आगे करेंगे, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो और हाँ, और जो अपना ये एग्रीमेंट है, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है, उसमें भी थोड़ा सा डिटेल देते हैं कंपनी के बारे में, दूसरे के बारे में, और फिर कैसे ये बिजनेस कैसे कंडक्ट किया जाएगा, किसने कितने पैसे देने हैं, क्या होएगा, और कितने साल के लिए रहेगा, वो कंप्लीट हो रहेगा पीरियड तो कब होएगा। काफी एक्सटेंसिव होता है ये, और ये जो बेचारे नए फ्रेंचाइजी हैं उनको डेफिनेटली नहीं समझ आएगा ये बिल्कुल। मैं जब फ्रेंचाइजी को देता हूं तो मैं उनके साथ में बैठता हूं, एक एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, बट देन पीपल आर लेस बॉदर्ड। जी सर ऑडियंस के लिए, कि जैसे अभी आपने बोला कि आप उनके साथ बैठ के उनको बताते हो कि ये मैंने आज तक इस तरह से ऑपरेट किया है, आप भी इस तरह से ऑपरेट करोगे, तो एक रियल टाइम केस स्टडी लेकर के ये नंबर पे आप ब्रेक इवन होगे, ये नंबर पे आप प्रॉफिटेबल होगे, एंड दैट इज अचीवेबल। ये अगर विश्वास आप फ्रेंचाइजी दे रहे हो, मान के चलो आप मुझे दे रहे हो फ्रेंचाइजी, ये विश्वास आप जब मेरे को बताते हो, मेरे को किसी और के पास लेके चलते हो जिसको आपने 1 साल पहले फ्रेंचाइजी दी हुई है, उससे बात कराते हो, वो बंदा अग्री कर जाता है कि हाँ ये सर ने बोला था ऐसे हुआ है और मैं पैसे बना रहा हूँ। वुडंट यू फील दैट इज मच मोर बेटर वे टू ऑपरेट इन फ्रेंचाइजी मॉडल, जहाँ वो भी पैसे बनाएगा और आप भी लॉन्ग टर्म में पैसे बनाओगे? लेकिन ऐसा होता आपने नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक थोड़ा सा मैं दुनिया से अलग हूँ, इसलिए मेरी ग्रोथ ज्यादा नहीं हुई। हमारे को क्या करते हैं, अभी जैसे फ्रेंचाइजी आता है, हम प्रोजेक्शंस होते हैं, हम पूरे प्रोजेक्शंस, जहां पर उसने बिजनेस खोलना है, हम अपना दिमाग लगाते हैं कि इसकी कितनी सेल होएगी, और पूरे 12 महीने का उसको प्रोजेक्शंस निकाल के देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे एग्जिस्टिंग है आउटलेट, उनके 2 साल की पूरी की इस महीने में इतनी सेल हुई, इतना फूड कॉस्ट, इतना वो सब प्रॉपर एक्चुअल हम ला कर रखते हैं और उसको दिखाते हैं। हम उसको देते नहीं है बिकॉज इट्स ए कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, बट देन ही कैन रीड, कंप्यूटर में भी देख सकता है, एंड देन ही कैन वेरीफाई आल्सो विद दैट अदर फ्रेंचाइजी। जी जी, प्लस नो वन डज इट, आई डू इट। और उसके अंदर हम बिजनेस प्लान बनाकर देते हैं उनको, उनसे एक एक उनके बारे में निटी ग्रिटी मालूम करते हैं, और उनका पूरा प्रॉपर एक बिजनेस प्लान बनाते हैं विच कैन एक्ट एज ए बाइबल।
वो Okay. उसको देख करके एक साल का ये हो गया, दूसरे साल में ये हो गया, तीसरे साल में ये हो गया. ऑल दोज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी डन, बट देन नोबडी इज डूइंग इट इन इंडिया. इवन मेरे को किसी का बिजनेस प्लान बनाना है, और मेरे जो खुद के फ्रेंचाइजी में मैं बना के दे रहा हूँ, दे आर लेस इंटरेस्टेड. तो थोड़ा इसलिए सा मैंने, हाँ, है वो यहाँ थोड़ा, वो ग्रे एरिया काफी ज्यादा है इसमें. न्यू पर्सन को, उसको इकोनॉमिक समझ में नहीं आना, मार्केट समझ में नहीं आना, मार्केटिंग समझ में नहीं आना, ये सब का सिर्फ फायदा उठाया जाता है ना. और उसको एक जी. लीगल लैंग्वेज में डाल के दे दिया जाता है, जो फिर बाद में वो उसके अगेंस्ट में किसी के सामने वो हाथ नहीं फैला सकता, गिड़गिड़ा नहीं सकता, कहीं से उसको कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा, हेल्प मिलेगा. ऐसे ही चलता है. एक अलग मेरे को सर सवाल पूछना था कि जैसे फ्रेंचाइजी एक इन जनरल एक स्केलेबल मॉडल है अगर बिजनेस स्केल करना है. एक अगर प्रोडक्ट कंपनी है, तो वो किसी और को फ्रेंचाइजी दे रहा है वर्सेस वो खुद का सेटअप लगा रहा है, लेट्स से अलग अलग सिटीज में, वेर थोड़ा बहुत कंट्रोल उसका है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, हाउ ही वांट्स टू ऑपरेट. ये दोनों में कौन सा ज्यादा फेवरेबल है या कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट है, या किसके फायदे हैं किसके नुकसान है? फॉर एग्जाम्पल, मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थ्रू मुंबई, महाराष्ट्र या इंडिया में बैग्स बेचता हूँ, वर्सेस मैं एक ऑनलाइन डिजिटल फर्स्ट मॉडल में चला रहा हूँ, और इन टर्म्स ऑफ स्केल में कल को जाके मेरा एक पुणे में रिटेल स्टोर होगा, कोल्हापुर होगा, नासिक होगा, सो एन एंड सो फोर्थ. मेरा होगा, मेरे ट्रेंड के बंदे होंगे, मेरे कल्चर से वो लोग काम करेंगे, कस्टमर को कैसे अप्रोच करना है, हमारे प्रोडक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है जो लोगों को बताना है, एंड थिंग्स लाइक दैट. व्हाट डू यू से, व्हिच वन इज बेटर और व्हिच वन इज वर्स्ट? और यू सी, अभी आप बड़ी कंपनीज को ले लेंगे. जैसे अभी मैं हल्दीराम की एग्जांपल दे रहा था. तो हल्दीराम जो नागपुर में, एक नागपुर में है और एक सेपरेट है उनका, वो दिल्ली वाला है. जो नागपुर वाला है वो सिर्फ अपने ही आउटलेट्स खोलता है, और यहाँ थोड़ा सा कल्चर बेटर है. हाँ. उनका कंट्रोल 100% कंट्रोल है. हम्म. और व्हेन यू गो टू दिल्ली, कोई कोई फ्रेंचाइजी स्टोर के अंदर कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं. पीपल हम्म. दे जस्ट डोंट लिसन. या. I'll get back to your question. तो इन दोनों में से कौन सा वाला हमारे को चूज करना चाहिए? हम अ, खुद का अपना बढ़ाएं आगे, और या फिर फ्रेंचाइजी को दिया जाए? इसके अंदर मैं आपको, हम एक बोलते हैं मास्टर फ्रेंचाइजी. हाँ. मास्टर फ्रेंचाइजी now in for Pune and Eastern Maharashtra, I've got a master franchisee. तो हम्म. मैं स्टोर्स के साथ में मैं इंटरेक्ट नहीं करता हूँ. सो आई हैव गॉट मास्टर फ्रेंचाइजी, वो जो ऑडिट करना है, ट्रेन करना है लोगों को, मार्केटिंग करना है, ये सब लोग वही देखते हैं. तो मास्टर फ्रेंचाइजी, he gets half of the franchisee fees and half of राइट. the royalties. तो राइट. वो ही इज बिट मोर इन्वॉल्व. और मास्टर फ्रेंचाइजी को चूज करने के लिए हम देखते हैं कि उसको 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो, और फाइनेंशियली ही इज स्ट्रॉन्ग, और ऑपरेशन में भी उसका थोड़ा पैशन हो. तो ऐसे थोड़ा मास्टर फ्रेंचाइजी को आप दे देंगे तो वो आगे थोड़ा सा ग्रोथ हो जाएगा. अब जैसे अभी मैं मैकडोनल्ड्स का थोड़ी देर पहले बोल रहा था, मैकडोनल्ड्स के सिर्फ मास्टर फ्रेंचाइजी हैं. पिज्जा हट, डोमिनोज के सिर्फ मास्टर फ्रेंचाइजी है इंडिया में. एक मास्टर फ्रेंचाइजी है, सारे स्टोर्स उसके हैं. तो सारा कंट्रोल मास्टर फ्रेंचाइजी के पास में ही है. तो दे डोंट वांट टू गिव इंडिविजुअल फ्रेंचाइजीज. जहां इंडिविजुअल फ्रेंचाइजीज को देते हैं तो कल्चर थोड़ा सा खराब हो जाता है, वो डाइल्यूट हो चैलेंजेस जाता है. चैलेंजेस आ जाते एग्जैक्टली. हैं. तो आप ये एक इंडिया अच्छा मिडल लेयर है इन बिटवीन. जी. तो ये एक अच्छा मिडल लेयर है कि मास्टर फ्रेंचाइजी बाकी लोगों को ऑपरेट करेगा और वो कल्चर उनके अंदर सिंक इन कराएगा. आप मास्टर फ्रेंचाइजी से रिपोर्टिंग लोगे और फिर जी. वो कल्चर मेंटेन करोगे, वो जी. प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी मेंटेनेंस सब आ जाएगा. बट दैट्स in a broad a better operating model than completely giving it to new people whom we don't know literally. बराबर ना? ये जो अब आपका काम है वो मास्टर फ्रेंचाइजी करेगा. लाइक इन बराबर. इंडिया यू कैन हैव एज लार्ज एज 40 और 50 मास्टर फ्रेंचाइजी. इंडिया इज ओके. सो ह्यूज.
आप हर एक स्टेट में लगा सकते हैं, बड़ी सिटीज में लगा सकते हैं, तो आप वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गया आपका, बराबर। तो उसको किया जा सकता है। आई थिंक मास्टर फ्रेंचाइजी इज वर्कड वेरी वेल इन इंडिया। जितने बड़े बाहर से ब्रांड आए हैं अभी, ये जो स्टारबक्स है वो भी इज डूइंग प्रीटी गुड, वो भी मास्टर फ्रेंचाइजी के पास में है। बर्गर किंग मास्टर फ्रेंचाइजी के पास में है। या एक लास्ट सवाल था सर मेरा कि फ्रेंचाइजी मॉडल में making your scope narrow or keeping a vast variety of products, what has the pros and cons? Like, I heard that Starbucks essentially selling coffee, but it's a $20 billion company. McDonald's essentially selling just only one SKU, that is Vada Pav in Indian language, but it's a $20 billion company. So is it true, or it can be worked with multiple variety of products as well? आप मैकडोनल्ड्स का और स्टारबक्स का, if you're going to have a look at the menu, it's so large, so huge. It's Yeah. not only coffee. Yeah. You will see so many items are there. वो वड़ा पाव वाला नहीं है, उसके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मैकडोनल्ड्स के पास में। और टू माय माइंड दोनों के कम से कम 50 के आसपास में प्रोडक्ट्स हैं, और हर एक प्रोडक्ट के अंदर एक्सपर्टाइज चाहिए होता है उसको बनाने के लिए। कुछ दे मेक इट इन हाउस, कुछ बाहर से आते हैं बन के इनकी फैक्ट्री से। So, did I answer your question? Yeah, you did. I mean, but it's like, the general perception is the basic product is a hamburger. So there's going to be a tikki in between of two of the bread slices, which is why I termed it as a vada pav in Indian language. And Starbucks, we know essentially people go there for coffee and things like that. आप next time when you go over there, आप shakes देखेंगे, कम से कम 20 टाइप के तो shakes हैं उनके पास में। ड्रिंक्स कितने हैं, ठीक है। फिर वो फ्रेंच फ्राइज, 4 टाइप की फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। पेरी पेरी आता है हमारा। हाँ, अभी आप हमारा भी देखेंगे, पिज्जाज का देखेंगे तो हमारे पास में जो पिज्जाज हैं, हमारे मेन्यू में 38 वेराइटीज हैं पिज्जा की, 38। उसके बाद में हम पास्ता है, 3 पास्ता की वेराइटीज हैं। फ्रेंच फ्राइज है, फ्रेंच फ्राइज भी हम 3 टाइप की रखी हुई है। तो ऐसे करके फिर हम चाकोलावा, ब्राउनी, काफी आइटम है हमारे भी 50 के आसपास में जाते हैं। और आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है। हम हर चीज फ्रेश इन हाउस बनाते हैं, सब कुछ फ्रेश बनाते हैं। हमारा हर एक प्रोडक्ट हेल्दी होता है। हमारा पिज्जा भी है जो उसके अंदर हम काफी नट्स डालते हैं टू मेक इट हेल्दी। So right, adds up to your cost, but then it becomes healthy. Okay. Great. जी, I guess we can stop for this episode now, and then we probably would explore more in next episode, if that's okay with you. अगर इतना Thank you होगा very तो, much. हाँ, जी, इतना अगर होगा तो ही करेंगे, अदरवाइज सर को जी। इतना तकलीफ देना सही नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको एक दो लाइन बताता हूं। जो फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बिजनेस रिलेशनशिप, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड इट गोज सोर, जो आप लोगों ने दोनों ने अच्छे से कवर किया है कि अगर वो पैसे नहीं बनाएगा तो आपको पैसे नहीं देगा, तो वहां से शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में बिजनेस प्लान बनाना, या तो फ्रेंचाइजी बनाए या फ्रेंचाइजर बिजनेस प्लान बना के दे। इट्स पूरा निटी ग्रिटी एक एक चीज उसके अंदर कवर करे। फिर प्रोजेक्शंस बना कर दे कि 1 साल में आपकी सेल इतनी होगी, इतनी होगी। और फिर जो हमारा एक ट्रेनिंग मैनुअल है, ट्रेनिंग बुक है, वो होनी चाहिए। और उसके ऊपर, अब मैकडोनल्ड्स तो 6 महीने लेता है, हम लोगों को कम से कम 2 महीने लेने चाहिए। सो अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट हैपनिंग। उसके बाद में कंटिन्यूसली हमारे को ऑडिट भी करना चाहिए, और ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग। या थैंक यू, आई फिनिश्ड। Thank you. थैंक यू वेरी मच। Thank you सर very much. We really एक सवाल appreciate. मेरा है, एक सवाल छोटा जी, सा है जी, कि अभी आप जो बात कर रहे हैं ना, अपने फ्रेंचाइज की, अपने खुद का ब्रांड और फ्रेंचाइज आप अभी भी दे रहे हैं ना, जी। तो उसके बारे में कुछ ऑफर बोल सकते हैं, आपका कैसा रहता है? तो पीपल आर लिसनिंग, सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट यू कैन सी अबाउट इट, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल वी विल डिस्क्लोज इट लेटर। आई एम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। और मैं सबसे पहले अपने जब स्टाफ की ट्रेनिंग करता हूँ
तो उनको मैं ये बोलता हूँ कि जितने लोग बाहर से आ रहे हैं आपके खाने के लिए, कोई आपको नहीं देख रहा है, सब लोग आपको बिलीव कर रहे हैं जो आप बना रहे हैं। तो व्हाट ऑल यू मेक, यू शुड मेक द बेस्ट। सो हम सीधा सोसाइटी के लिए सोचते हैं पहले। तो आपके पास में वो है और थोड़ा पैशन है खुद का काम करने के लिए, स्काई इज द लिमिट। थोड़ा आप इन्वॉल्व रहेंगे तो स्काई इज द लिमिट। एंड मेरा ख्याल कोविड के बाद में हम पहले 60 लाख से और 1 करोड़ के अंदर फ्रेंचाइजी देते थे। कोविड के बाद में हमने 20 लाख से शुरू कर दिया है। तो पीपल कैन कम टॉक टू मी, सो नो इश्यूज। और हमारा वेबसाइट है, हम वेबसाइट शेयर कर लेंगे। और मेरा वही है, थोड़ा पैशन होना चाहिए। एंड आई एम लुकिंग फॉर फ्रेंचाइजीज, आई एम नॉट लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स। So what is the space requirements like and what is the location requirement like? कुछ थोड़ा सा बोलेंगे? हमारे पास में एक विमान नगर में है। विमान नगर में एज यू नो रेंट बहुत ज्यादा होता है, तो हमने विद इन 200 स्क्वायर फीट में शुरू कर दिया है। सो 200 से लेकर 500 तक इट इज ओके। ओके, 200 स्क्वायर जी फीट तक जगह होनी चाहिए, प्रोमिनेंट लोकेशन चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। प्रोमिनेंट लोकेशन होना जरूरी है। और जी, ये ब्रांड वही चलता है, ईगल बॉयज ही चलता है ब्रांड अभी? ईगल बॉयज पिज़्ज़ेरिया एंड कैफे चलता है। ईगल बॉयज पिज़्ज़ा एंड कैफे। जी। ओके। तो आपका नंबर ऑल्सो इफ यू कैन टेल आउट, तो नो, आपको अगर किसी को कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कहाँ पर कांटेक्ट करें सर? मेरे को फोन करेंगे, वी विल लाइन अप ए प्लेस एंड वी कैन सिट। और मैं एक्चुअली, किसी ने बिजनेस लेना है या नहीं लेना, आपकी तरह थोड़ी सी मेरे को भी आदत है लोगों से शेयर करने की। आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर व्हाट ऑल लिटिल आई नो। तो जो आ ओके, जाएंगे, अगर उन्होंने हमारा बिजनेस नहीं लेना है, दूसरा बिजनेस लेना है, मैं उसमें भी गाइड कर सकता हूँ। एंड बिल्कुल। आई कैन शो देम हाउ अवर सिस्टम वर्क्स। हमारा ओके किचन कैसा है, कैसे इक्विपमेंट लेते हैं, हाउ स्टाफ को रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कैसे की जाती है, वो सब जी शेयर करने के लिए तैयार हैं हम। जी जी जी। So I will definitely share the number. If somebody wants, they can just go and comment on the YouTube video. We will share you the number. ज्यांना पाहिजे त्यांनी नंबर नक्कीच आमच्याकडे मिळेल. नंदा सरांनी एवढा वेळ दिला, मी नंदा सरांचे खूप 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 आभार मानतो. आणि त्यांना असं उनको जब भी जरूरत पड़े तब तकलीफ देते रहेंगे. तो थैंक यू सर सो मच फॉर द थैंक यू Thank टाइम you. वेरी मच। वी हैड. थैंक थैंक यू, यू सो मच. Thank you. अप्रिशिएट। Jai Hind. जय हिंद। जय हिंद सर. यस.